हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज हम पढ़ेंगे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताऊं कि हमारे चैनल पर बहुत से ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं। हमने हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ा बहुत क्रिस्प वे में एंड बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ें। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को भी हमने डिस्कस किया था, एज वेल एज मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट केसेस, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। बहुत सी ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सो आपको क्या करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। ऑल्सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत से लिंक्स मिलेंगे, तो वहाँ लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। देखिए, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को आप देखें और साथ में ही अपना बैरेट भी खोल के रखें, सो दैट जो भी चीज़ें मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊं उन्हें आप मार्क करते रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज वी विल बी गोइंग टू डिस्कस कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स एग्जाम में बनते हैं। ऑल्सो आपको वो कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो कि मेंस एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखने हैं। साथ ही ये जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स के द्वारा हम इस एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को देखते हुए आपको ये भी समझ में आएगा कि जब कभी आप पढ़ें, खुद से अगर आप किसी एक्ट को पढ़ना चाहें तो आप किस तरह से नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट बाद में आप बहुत जल्दी उसे रिवाइज कर सकें। तो इसलिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा कि प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करें, मेंस के लिए क्या पढ़ें, किस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, कैसे किसी पर्टिकुलर एक्ट का आप रिविजन करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। देखिए, जो सबसे बेसिक बात है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो एक्ट है उसका नंबर क्या है। सो आपको याद रखना है दैट दिस इज एक्ट नंबर 78 ऑफ 1956। अब देखिए, कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये नंबर कैसे मिलता है। अगर आपको पता है तो कोई नहीं, लेकिन नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि ये नंबर इस तरह से होता है कि 1956 जो ये ईयर है, इस ईयर में जितने भी एक्ट्स आए होंगे तो उन एक्ट को एक नंबर दिया गया होगा, 1 2 3 इस तरह से। तो 1956 जो ईयर है, इस ईयर का ये एक्ट नंबर 78 है। ओके, इस एक्ट के अंदर टोटल आपको 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे जिसमें कि 30 सेक्शंस हैं। किस तरह से एक्ट बनाया गया है, 4 चैप्टर्स में इन 30 सेक्शंस को डिवाइड किया गया है। किस तरह से, देखिए, ये एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि चैप्टर 1 जो है दैट इज प्रिलिमिनरी, वहाँ पर सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 आपको पढ़ने हैं। देन उसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर 2 जो कि बात करता है अबाउट एडॉप्शन, सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 17 तक। देन उसके बाद चैप्टर 3 दैट इज मेंटेनेंस, सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 28 तक। उसके बाद सेक्शन 29 और 30 दो सेक्शंस जो आपके बचे वो बात करते हैं अबाउट रिपील एंड सेविंग्स। ये है चैप्टर आपका 4। तो इस तरह से 4 चैप्टर्स में ये 30 सेक्शंस डिवाइडेड हैं। अब इसको भी आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि इस एक्ट का नाम ही है एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं, इन 2 वर्ड्स से ही ये 2 चैप्टर्स आपके बने हुए हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। ओके, और फर्स्ट आपका प्रिलिमिनरी है, 4th आपका रिपील एंड सेविंग्स है। देन बात करते हैं अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। देखिए, जब कभी आप एक्ट को बेयर एक्ट अपना देखेंगे तो वहाँ पर बेयर एक्ट में आपको एक हेडिंग दी गई होगी, उसके नीचे छोटा छोटा लिखा होगा कि इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटेड टू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस अमंग हिंदूज। ये भी याद रखें कि ये जो एक्ट है ये
हिंदूज के लिए जो एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उन्हें कोडिफाई करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि 1956 से पहले या इस एक्ट के आने से पहले एडॉप्शन नहीं होते होंगे या मेंटेनेंस नहीं मिलता होगा। कुछ ना कुछ ऐसा एडॉप्शन को लेकर या मेंटेनेंस को लेकर के कोई ऐसे लोकल लॉज या कुछ ना कुछ प्रोविजंस रहे होंगे। तो उन सभी प्रोविजंस को, उन कस्टम्स को कोडिफाई करने के लिए इस लॉ को लाया गया है, या अगर कोई पहले से लॉज एग्जिस्टेंस में थे तो उसे अमेंड करने के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट को बनाया गया है। ओके, अब बात करेंगे अबाउट चैप्टर 1 दैट इज प्रिलिमिनरी। और अभी हमने देखा था कि इस चैप्टर के अंदर दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक 4 सेक्शंस में ये चैप्टर आपका डिवाइडेड है। सो सेक्शन 1 इज शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। सो शॉर्ट टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस एक्ट का टाइटल क्या है। तो टाइटल इस एक्ट का जो नाम है, ओके, एंड एक्सटेंट इज कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो रहा है। सो ये अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर ये एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 2 दैट इज रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, कि एक्ट किस किस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू द अदर एक्ट्स, जहाँ पर आपने हिंदू मैरिज एक्ट में भी आपने ये चीज़ सेम पढ़ी है कि हु इज़ अ हिंदू और किस किस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप सेक्शन 2 में देखते हैं कि वो कौन कौन पर्सन्स हैं जिनके ऊपर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है वो आपको सेम वही दी गई है कि जो आप पढ़ते हैं हु इज़ अ हिंदू। ओके, सो ब्रीफली इसको देख लेते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है और जो कि लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज इन सब से बिलोंग करता है, या कोई ऐसा पर्सन जो बुद्धिस्ट, जैन या सिख है, तो ये भी हिंदू में ही इंक्लूडेड है। एंड ऑल्सो कोई ऐसा पर्सन जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू और पारसी नहीं है। ओके, हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू और पारसी, ये सब क्या हैं? हिंदू हैं। और इन सब के ऊपर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट यानी हामा अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको एक एक्सप्लेनेशन दी गई है जहाँ पर और भी ज़्यादा क्लैरिफाई किया गया है कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख हम कैसे इस बात को कंक्लूड करेंगे कि कोई पर्सन हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है या सिख है, कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखें। पहला कि अगर उसके दोनों ही जो पेरेंट्स हैं उस चाइल्ड के, वो दोनों ही हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं, तो वो बच्चा भी इसी रिलीजन का माना जाएगा। या अगर उस बच्चे के एनी ऑफ वन पेरेंट, कोई एक पेरेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है और जो वो बच्चा है उसको उसी पर्टिकुलर पर्सन ने पाल पोस के बड़ा किया है, ब्रॉट अप किया है, तो वो बच्चा भी ऑटोमेटिकली उसी पर्टिकुलर रिलीजन का माना जाएगा। ऑल्सो कोई पर्सन जो कि कन्वर्ट है या रिकन्वर्ट है, कई बार होता है कि कुछ लोग अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कोई पर्सन कन्वर्ट होकर के अगर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख बना है तो वो भी हिंदू की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा और उसके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। ओके, एक और पॉइंट याद रखेंगे कि अगर कोई ऐसा चाइल्ड है जिसको दोनों ही पेरेंट्स के द्वारा अबंडन कर दिया गया है, उसे छोड़ दिया गया है, या जिसके बारे में पता ही नहीं है कि उसका पेरेंट कौन है। ओके, क्योंकि अभी हमने जो ऊपर ये पॉइंट्स देखे, पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पर हमने बात करी अबाउट पेरेंट्स कि किसी भी चाइल्ड का जो रिलीजन है वो डिटरमिन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ऑफ पेरेंट्स। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स के बारे में ही कुछ नहीं पता, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? ऐसी सिचुएशन में
हमें ये देखना होगा कि उसको किस तरह से ब्रॉट अप किया है, उसकी अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है। ओके, नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2, जो कि बात करता है कि ये एक्ट उन पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 क्लॉज 25 के अंदर मेंशन्ड हैं एज शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, नेक्स्ट इज द टर्म हिंदू इंक्लूड एवरी पर्सन जिसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा। तो सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन है, हालांकि वो उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है या और भी अदर जो हिंदू लॉज हैं उनको पढ़ा है, तो सभी एक्ट्स में आपको ये सिमिलर डेफिनेशन ही देखने को मिलती है। और देखिए, यहाँ से आपका मेंस का क्वेश्चन भी बनता है कि शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ अ हिंदू, या टू हुम द पर्टिकुलर एक्ट अप्लाइज। ओके, तो आपको ये डिटेल में पता होना चाहिए कि हिंदू की जो डेफिनेशन है उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है और किस तरह से डिटरमिन किया जाएगा कि वो हिंदू है या नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 3, जहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। अब देखिए, ये जो डेफिनेशंस हैं ये आप पढ़ेंगे फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। किस तरह से कि आपसे क्लॉज वाइज पूछा जा सकता है कि सेक्शन 3 का जो ए है उसके अंदर क्या है, या 3B में क्या है। आपसे पूछा जाए कि मेंटेनेंस कहाँ डिफाइन है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3A, B या C या D किस में डिफाइन है मेंटेनेंस। ओके, सो 3A इज रिगार्डिंग कस्टम एंड यूसेज। बहुत सिंपल है, कस्टम और यूसेज का मतलब है कोई भी ऐसा रूल जिसको कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्मली एक लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है एंड विच इज़ नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी नहीं है। मीन्स कुछ ऐसा कोई रीति रिवाज, कुछ ऐसा जो कि कॉन्टिन्यूसली बहुत लंबे समय से बिना किसी डिस्टर्बेंस के लोगों के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, और वो इस हद तक फॉलो किया गया कि इट हैज़ ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ, एक लॉ की तरह वो बन गया है। सो दैट इज कस्टम एंड यूसेज। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस का क्या मतलब है, क्योंकि देखिए इस एक्ट में जो आप पढ़ रहे हैं, एडॉप्शन आप पढ़ेंगे, मेंटेनेंस आप पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मेंटेनेंस क्या होता है। सो मेंटेनेंस का मतलब है जनरली जो हम समझते हैं कि किसी भी पर्सन के फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस, इन सब चीज़ों का जो खर्चा है वो मेंटेनेंस के अंदर इंक्लूडेड है। ऑल्सो यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है कि इन केस ऑफ एन अनमैरिड डॉटर, एक ऐसी बेटी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो उसके जो भी शादी के खर्चे होंगे, कैसे खर्चे, केवल रीजनेबल खर्चे। अब ये यहाँ पर नहीं समझिएगा कि आपको सपोज चाहिए BMW आप मांग रहे हैं, या फिर आपको बहुत महंगा कोई लहंगा चाहिए, तो वो सब यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। ओके, केवल रीजनेबल जो एक्सपेंसेस हैं ऑफ द मैरिज ऑफ एन अनमैरिड डॉटर, वो भी मेंटेनेंस के ही डेफिनेशन में आएगा। ओके, एंड मेंटेनेंस के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सेक्शन 18 से लेकर के सेक्शन 28 जो है आपका, वहाँ पर हम मेंटेनेंस पढ़ेंगे अंडर चैप्टर 3। सो फर्दर देखते हैं 3C, दैट इज माइनर। माइनर का क्या मतलब है? माइनर का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं की है। ये बहुत बेसिक सा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, बहुत से ऐसे एक्ट पढ़े हैं जहाँ पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी को लेकर के बात होती है। सो माइनर का मतलब ऐसा पर्सन जो कि 18 साल से कम एज का है। नेक्स्ट इज सेक्शन 4, ये भी बहुत बेसिक है, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट, कि ये जो एक्ट है जिसको हम पढ़ेंगे, इस एक्ट का एक ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। इस वर्ड से ही समझें, ओवर राइडिंग इफेक्ट मीन्स अगर कोई भी कस्टम्स, कोई यूसेजेस या कोई लॉ जो कि इस एक्ट के आने से पहले एग्जिस्टेंस में था, ओके, और वो अगर इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट है,
मीन्स इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के विपरीत कोई अपोजिट कोई कस्टम यूसेज पहले से चला आ रहा था या कोई लॉ ऐसा एग्जिस्टेंस में था जो कि इस एक्ट के अगेंस्ट है, इससे अलग है, तो ये जो एक्ट है ये उसके ऊपर प्रिवेल करेगा और वो जो पहले का कस्टम यूसेज कोई लॉ है वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, उसको नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू चैप्टर 2 दैट इज एडॉप्शन। अब यहाँ से आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये सब सेक्शंस स्टार्ट होते हैं जो कि आपके सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 17 तक जो ये सेक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें ऐसे सेक्शंस भी हैं जो कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। ओके, सो सेक्शन 5 दैट इज एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। कोई भी ऐसा हिंदू पर्सन जो कि किसी पर्सन को अडॉप्ट करता है तो जो एडॉप्शन होगा उस पर्टिकुलर हिंदू के लिए वो इस एक्ट के द्वारा ही रेगुलेट किया जाएगा। इस एक्ट का जो ये चैप्टर 2 है इस पर्टिकुलर प्रोविजन से हम गवर्न करेंगे उस एडॉप्शन को। और अगर कोई पर्सन इस एक्ट को फॉलो नहीं करता है तो ये जो एडॉप्शन होगा, ऐसा एडॉप्शन जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस के विपरीत है, उसको फॉलो नहीं किया गया है, देन सच एडॉप्शन शैल बी वॉइड। कैसा होगा वो? नल एंड वॉइड होगा। सो इसे प्रीलिम्स के लिए मार्क करें। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि एन एडॉप्शन मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट शैल बी, ऑप्शंस बना दिए जाएंगे, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, इस तरह से आपसे 4 ऑप्शंस, कुछ या नन ऑफ दीज या ऑल या बोथ ऑफ दीज, ऐसे कुछ ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। तो याद रखें सच एडॉप्शन शैल बी वॉइड। और वॉइड का क्या मतलब है और भी ज़्यादा इलेबोरेट किया गया है सब सेक्शन 2 में कि वॉइड का मतलब है कि इस तरह के एडॉप्शन से जो एडॉप्टिव फैमिली है उसके अंदर कोई भी चाइल्ड के राइट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं और जो उसकी पुरानी फैमिली थी, जिस ओरिजिनल फैमिली में वो पैदा हुआ है, उस फैमिली से उसके जो राइट्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। मीन्स ऐसे एडॉप्शन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड रहेगा। तो इसका मतलब सेक्शन 5 इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई हिंदू किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उन्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्या प्रोविजंस हैं ये बात हमें सेक्शन 6 में पता चलती है कि किसी भी एडॉप्शन को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कब हम मानेंगे कि ये एडॉप्शन एकदम सही तरह से किया गया है। तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स ये याद रखने हैं और बहुत ही सिंपल है। देखिए, आप ऐसे बर्डन लेकर के या ऐसे नहीं पढ़ें कि हमें कुछ याद करना है या याद करने के लिए पढ़ना है। आप इसे बहुत ध्यान से, बहुत आराम से इसे समझने के हिसाब से समझें कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया समझ रहे हैं। सो सेक्शन 6 इज रिगार्डिंग द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन। किसी भी एडॉप्शन को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ से आपका ये बनता है मेंस का क्वेश्चन। अगेन पूछा जा सकता है सिंपल आपसे कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन। 4 पॉइंट्स में देखिए ये सेक्शन खत्म हो जाता है। पहला कि द पर्सन एडॉप्टिंग मस्ट हैव द राइट एंड कैपेसिटी टू टेक इन एडॉप्शन। अब अपने आप का एग्जाम्पल लेके समझें कि सपोज आप किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप कैपेबल होने चाहिए, आपकी वो कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास राइट होना चाहिए। अब ये राइट है, कैपेसिटी है, कैसे डिटरमिन करेंगे? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसी को अडॉप्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? तो इसका आंसर आपको मिलेगा सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में। आप सेक्शन 7 के प्रोविजंस को देखें, सेक्शन 8 के हिसाब से आप देखें कि क्या आप कैपेबल हैं किसी को अडॉप्ट करने के लिए या नहीं हैं। तो पहला आप अपनी कैपेसिटी देखेंगे। सेकेंड इज द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन हैज़ द कैपेसिटी टू डू सो। अब जो पर्सन एडॉप्शन में किसी बच्चे को दे रहा है, मतलब आप अगर किसी को एडॉप्ट करेंगे तो इसका मतलब किसी और से लेंगे, है ना, कोई और आपको देगा वो चाइल्ड। तो जो देने वाला बंदा है वो भी कैपेबल होना चाहिए।
अब उसकी कैपेसिटी कैसे देखेंगे? सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, कि क्या वो उस बच्चे को एडॉप्शन में दे भी सकता है या नहीं। थर्ड इज द पर्सन एडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन। अब आपने अपनी कैपेसिटी देख ली, मीन्स जो लेने वाला बंदा है उसने अपनी कैपेसिटी देखी, जो देने वाला बंदा है उसने अपनी कैपेसिटी देखी, बट अब उस बच्चे की कैपेसिटी भी तो देखो कि जिस बच्चे का लेन देन किया जा रहा है, मीन्स जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है, वो बच्चा भी कैपेबल होना चाहिए। ये हम देखेंगे सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, कि क्या वो पर्सन एडॉप्शन में दिया जा सकता है या नहीं। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि जो अदर कंडीशंस हैं, बहुत सी ऐसी कंडीशन सेक्शन 11 में मेंशन की गई हैं, उन कंडीशंस को भी आपको फॉलो करना होगा, तभी एक एडॉप्शन वैलिड एडॉप्शन कहलाया जाएगा। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, और लेकिन साथ ही आपको ये भी हो सकता है कि अब सेक्शंस कैसे याद होंगे, तो सेक्शंस भी देखिए एकदम सीक्वेंस में ये हैं। आपने अगर सिर्फ सेक्शन 6 याद कर लिया कि सेक्शन 6 के अंदर एडॉप्शन के एसेंशियल्स बताए गए हैं, तो आपको आगे का कुछ याद करने का बहुत ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 प्रॉपर सीक्वेंस में ये सारे सेक्शंस यहाँ पर अरेंज्ड हैं, तो ऐसा कुछ रटना या कुछ बहुत क्रैम अप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब हम देखते हैं सेक्शन 7। अब देखिए, अगर आप एक मेल हैं तो आप सेक्शन 7 के हिसाब से देखेंगे कि क्या आप कैपेबल हैं अडॉप्ट करने के लिए या नहीं, और अगर आप एक फीमेल हैं तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सेक्शन 7 में बताया गया है कि एक मेल हिंदू किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है यदि वो मेल हिंदू साउंड माइंड का है, मीन्स आप पूरी तरह से दिमागी तौर पर सही हैं, एंड नॉट माइनर, आप खुद माइनर नहीं हैं, मीन्स अगर आप माइनर हैं तो आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप मेजर होने चाहिए। ओके, तो पहला तो ये दो चीज़ें देखी जाएंगी, साउंड माइंड होने चाहिए और मेजर होने चाहिए। देन यदि आप मैरिड हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो आपको अपनी वाइफ की कंसेंट भी लेनी होगी। ओके, आप अपनी वाइफ की कंसेंट लेंगे तभी आप किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर वाइफ की कंसेंट ज़रूरी नहीं है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये आपका बनेगा प्रीलिम्स का क्वेश्चन कि क्या वाइफ की कंसेंट हमेशा एसेंशियल है। तो कुछ कंडीशंस हैं जब वाइफ की कंसेंट ज़रूरी नहीं होती। क्या कंडीशंस हैं? 3 पॉइंट्स याद रखेंगे। फर्स्ट इज इफ शी हैज़ कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, अगर उसने पूरी तरह से मोह माया त्याग दी है, उसने पूरी तरह से वर्ल्ड रेनाउंस कर दिया है, मीन्स वो जो गृहस्थी वाला जीवन है वो पूरी तरह से छोड़ दिया। नेक्स्ट इज सीज टू बी हिंदू, या उसने अपना वाइफ ने रिलीजन चेंज कर लिया, अब वो हिंदू ही नहीं रही। तो जब वो हिंदू ही नहीं रही तो इस एक्ट से उनका कोई लेना देना ही नहीं रहा, क्योंकि ये एक्ट तो हिंदू के ऊपर अप्लाई होता है ना। थर्ड इज declared to be unsound mind by the court of competent jurisdiction, किसी ऐसे competent कोर्ट ने उस वाइफ को डिक्लेयर कर दिया है कि वो अनसाउंड माइंड है। तो जब वो अनसाउंड माइंड है तो इसका मतलब वो कंसेंट देने के लिए भी कैपेबल नहीं होंगी। जब वो अपने दिमागी तौर से सही नहीं है तो वो कैसे अपनी कंसेंट दे सकती हैं कि मुझे किसी को अडॉप्शन में बच्चे को इसे ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये जो 3 सर्कमस्टांसेस हैं, इन 3 सिचुएशंस में वाइफ की कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है, और इन 3 सर्कमस्टांसेस के अलावा हमेशा एक मेल अगर किसी को अडॉप्ट करना चाहता है तो वो अपनी वाइफ की कंसेंट लेकर के ही अडॉप्ट करेगा। ओके, एंड हाँ, एक ये जो एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं कि अगर उस पर्सन की मोर देन 1 वाइफ है, एक से ज़्यादा अगर पत्नियां हैं, देन कंसेंट ऑफ ऑल वाइव्स इज नेसेसरी, तो आप अपनी सारी पत्नियों की, सभी पत्नियों की कंसेंट लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों के माइंड में आ सकता है आपको कि यहाँ पर मोर देन वन वाइफ की बात क्यों की जा रही है, जबकि क्योंकि हमने तो पढ़ा हिंदू मैरिज एक्ट में कि बाइगैमी तो कर ही नहीं सकते भाई, वो तो बहुत गलत चीज़ है ना, बाइगैमी तो पनिशेबल है। तो लेकिन आप इसको समझें कि इंटेंशन यहाँ पर क्या है। ये एक्ट कब बनाया गया? ये बनाया गया 1956 में, यानी इतने टाइम पहले, उस समय जब हो सकता है कि बाइगैमी को अनलॉफुल डिक्लेयर करने से पहले भी कुछ शादियां ऐसी हुई हों जब एक से ज़्यादा पत्नियां रही हों, क्योंकि पॉलीगैमी पहले प्रैक्टिस में थी। तो अगर फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, तो उस सिचुएशन के लिए ये प्रोविज़न यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। तो अभी भी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो क्या सभी पत्नियों की कंसेंट ज़रूरी है, या केवल जो सीनियर मोस्ट वाइफ है उसी के कंसेंट लेके काम चल जाएगा, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखें कि जो सभी वाइफ्स हैं, सारी ही वाइफ्स की कंसेंट यहाँ पर लेनी होगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 8, दैट इज कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। अब देखिए सेक्शन 8 जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि पूरा का पूरा ये तो सेक्शन 7 जैसा ही है। वही बात यहाँ पर रिपीट की गई है कि फीमेल जो है वो कब एडॉप्शन में ले सकती है, जब वो साउंड माइंड की हो, माइनर ना हो मतलब मेजर हो, अगर उसका पति जिंदा है, मीन्स अगर उसने शादी की हुई है, वो मैरिड है, तो वो अपने हस्बैंड की कंसेंट लेगी। हस्बैंड की कंसेंट ज़रूरी नहीं है। कब ज़रूरी नहीं है? अगर उसका हस्बैंड ने वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया है, अगर उसका हस्बैंड अब हिंदू ही नहीं रहा, या उसके हस्बैंड को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। तो पूरा डिट्टो सेम वही बात सेक्शन 7 वाली ही यहाँ पर सेक्शन 8 में रिपीट की गई है। ओके, अब ध्यान से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में फिर क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये एक्सप्लेनेशन की क्या चक्कर है, एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं सेक्शन 8 में डाला गया कि अगर एक से ज़्यादा हस्बैंड्स हैं तो सभी हस्बैंड की कंसेंट चाहिए होगी, है ना। देखिए दिमाग खोल करके ही आप पढ़ें, ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए आपके माइंड में। जब क्वेश्चंस जितने आप करेंगे उतना ही ज़्यादा समझिए कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। ओके, सो देखिए अगर हाँ, तो ऐसा वाइफ के लिए क्यों नहीं बोला गया, तो लॉजिक है इसके पीछे कि अगर हम देखें एंशिएंट हिस्ट्री में तो पॉलीगैमी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में थी। मींस एक हस्बैंड, एक मेल की बहुत सारी वाइफ्स हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक फीमेल के बहुत सारे हस्बैंड्स हों, ये चीज़ प्रैक्टिस में नहीं थी। तो इसीलिए ये बात यहाँ पर नहीं डाली गई कि अगर एक से ज़्यादा हस्बैंड्स होंगे, है ना, क्योंकि ऐसा उस समय सोसाइटी में था ही नहीं, प्रचलन में नहीं था कि एक से ज़्यादा हस्बैंड्स हों। ओके, सो सेक्शन 9 इज पर्सन्स कैपेबल ऑफ गिविंग द चाइल्ड इन एडॉप्शन। अब ये कि यहाँ पर जैसे जैसे हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं तो समझते चलें कि सेक्शन 6 जो है वहीं से आपका एक बेस क्रिएट हो गया है। अगर आपने सेक्शन 6 को समझ लिया तो वहीं से आप सेक्शन 7, 8, 9 खुद ही समझते चले जाएंगे कि सेक्शन 9 में क्या होगा। ओके, तो जब पर्सन चाइल्ड को दे रहा है तो कौन दे सकता है? उस चाइल्ड के फादर, मदर या गार्डियन, है ना, यही तो देंगे चाइल्ड को एडॉप्शन में। कोई भी ऐसा पर्सन तो नहीं कह सकता, सपोज मैं हूँ, किसी चाइल्ड से मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मैं उस चाइल्ड को थोड़ी ना एडॉप्शन में दे दूँगी। या तो आप उसके फादर हैं, या आप उसके मदर हैं, या आप गार्डियन हैं, तभी तो आप उस चाइल्ड को एडॉप्शन में देंगे। And next is both the father and mother shall have equal right of giving the child in adoption. ये क्वेश्चन बन सकता है अगेन कि क्या यहाँ पर जो फादर हैं उनका राइट ज़्यादा है या मदर का राइट ज़्यादा है? तो किसी का भी कोई राइट यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। फादर और मदर दोनों का ही इक्वल राइट है, दोनों की ही कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ हम इस बच्चे को एडॉप्शन में देना चाहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोवाइजो में कि सच कंसेंट इज टू बी एक्सरसाइज, सच राइट इज टू बी एक्सरसाइज्ड विद द कंसेंट ऑफ अदर। कि सपोज अगर जो फादर हैं वो बच्चे को एडॉप्शन में देना चाहते हैं तो वो उस बच्चे की जो मदर हैं यानी अपनी जो वाइफ हैं उनसे भी कंसेंट लेंगे, या अगर जो मदर हैं वो अपने बच्चे को एडॉप्शन में देना चाहती हैं
तो वो भी उस बच्चे का जो फादर हैं यानी अपने हस्बैंड हैं उनसे कंसेंट लेंगी। ओके, लेकिन ऐसी कंसेंट कब ज़रूरी नहीं है। फिर से सेम प्रोविज़न आते हैं कि कंसेंट लेना तब तक ज़रूरी नहीं है अगर, ये देखिए तीनों पॉइंट्स वही रिपीट हैं, तो आपको बार बार कुछ ऐसे याद नहीं करना। अगर आपने एक बार समझ लिया ये बात कि कंसेंट ज़रूरी नहीं है, कब ज़रूरी नहीं है, अगर जो पर्सन है उसने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, सब त्याग दिया मोह माया, या हिंदू वो नहीं रहा, या उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया हो। ओके, नेक्स्ट इज वेयर बोथ द फादर एंड मदर, अगर उस चाइल्ड के जो फादर हैं और जो मदर हैं, अगर दोनों की ही डेथ हो चुकी है, दोनों ने ही वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया, दोनों ने ही उस चाइल्ड को अबंडन कर दिया, त्याग दिया, या दोनों ही अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिए गए, या चाइल्ड का जो पेरेंटेज है वो नहीं पता, बच्चा अनाथ है, नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो चाइल्ड के गार्डियन होंगे वो कोर्ट से परमिशन लेकर के उस चाइल्ड को एडॉप्शन में दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, तो जब वो कोर्ट की परमिशन लेने जाएंगे, गार्डियन अगर कोर्ट से कहेंगे कि हमें परमिशन दे दो क्योंकि मुझे इस बच्चे को एडॉप्शन में देना है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट परमिशन देने के लिए क्या देखेगा, कोर्ट इस बात को देखेगा कि जो एडॉप्शन में दिया जा रहा है बच्चा, तो क्या ये एडॉप्शन उस चाइल्ड के वेलफेयर के लिए है, मीन्स क्या ऐसे एडॉप्शन से बच्चे का भला होगा, और चाइल्ड की जो विशेस हैं, जो भी उसकी इच्छाएं हैं, उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा। मीन्स ये देखा जाएगा कि क्या वो बच्चा चाहता है कि हाँ उसे जो वो जिनके पास भी उसको दिया जा रहा है, क्या वहाँ वो जाना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट अपनी परमिशन देगा या नहीं देगा। ओके, मीन्स यहाँ पर कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि कोर्ट गार्डियन को ये परमिशन दे कि हाँ आप इस बच्चे को एडॉप्शन में दे दो या नहीं दो। नेक्स्ट इज सेक्शन 10, पर्सन्स हु मे बी अडॉप्टेड, किस किस पर्सन को अडॉप्ट किया जा सकता है। सो फर्स्ट थिंग इज ही और शी इज अ हिंदू, क्योंकि पूरा ही जो ये एक्ट है हिंदूज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब जो वो चाइल्ड है वो भी कैसा होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। सेकेंड इज नॉट ऑलरेडी अडॉप्टेड, वो पहले से ही अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। मीन्स सपोज मैं हूँ, मैंने किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया, अब मैं उसे फिर से किसी और पर्सन को अडॉप्शन में देना चाहती हूँ, तो ऐसे बार बार अडॉप्शन नहीं हो सकता। मीन्स ऑलरेडी वो चाइल्ड अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉट मैरिड, मैरिड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स, ये याद रखें बहुत ज़्यादा कि वो 15 साल से छोटा ही होना चाहिए, 15 साल से ज़्यादा का एज उसका ना हो। अब इन दोनों ही प्रोविजंस के लिए एक बात और याद रखेंगे कि अगर कोई ऐसा कस्टम है, कोई यूसेज है, कोई प्रथा ऐसी चली आ रही है जो कि अलाउ करती है कि मैरिड पर्सन्स को भी या 15 साल से बड़े बच्चे को भी एडॉप्शन में दिया जाता रहा है, तब ऐसा किया जा सकता है। तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या कोई ऐसा कस्टम और यूसेज एग्जिस्टेंस में है या नहीं। ओके, और देखिए ये सब जो सेक्शंस हैं इनको आप एक बार पढ़ें, समझें, किसी एग्जाम्पल के थ्रू उसे एग्जाम्पलीफाई करके, या फिर कहते हैं ना कि जो आपने पढ़ा या कुछ ऐसा, तो उसे आप एक प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखें, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें, अपना एग्जाम्पल लेके, किसी का एग्जाम्पल लेकर के, फिर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। ओके, फिर आपको क्रैम अप करने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही आप कर सकते हैं कि आज आपने पढ़ा, इस वीडियो को देखा, अपने बैरेक्ट में चीज़ें मार्क करी, कल को आप खुद से रिकॉल करने की कोशिश करें, लिख के देखने की कोशिश करें। देखिए बहुत से तरीके होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें याद नहीं होता, तो याद करने का तरीका है कि आप समझें, उसको पढ़ें, समझें, हाईलाइट करें, मार्क करें, अगले दिन फिर आप क्या करें, उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, 4 में से अगर आपको 2 भी याद हो रहे हैं तो इट गुड इनफ, एक अच्छा साइन है कि आपको कुछ तो याद रहा। फिर आपको जो याद नहीं रहा उसको पढ़ें, तीसरे दिन फिर से पढ़ें, ऐसे बार बार पढ़ें, तभी चीज़ें याद होंगी।
सो नेक्स्ट इज सेक्शन 11। अब यहाँ पर कुछ अदर कंडीशंस भी दी गई हैं फॉर वैलिड एडॉप्शन। सो यहाँ पर कुछ कंडीशंस मतलब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू या कुछ ऐसा यहाँ पर समझाया गया है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। इफ द एडॉप्शन इज ऑफ सन, किसी पर्सन को अगर किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना है एज हिज सन, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनका पहले से कोई हिंदू सन या सन मीन्स आपका बेटा, पोता या पड़पोता नहीं होना चाहिए, वेदर ब्लड से या अडॉप्शन से। मीन्स पहले से आपने किसी को अडॉप्ट ना किया हो या ब्लड रिलेशन से आपका कोई सन मीन्स बेटे का बेटा या बेटे के भी बेटे का बेटा, तो ये आपके पास पहले से नहीं होने चाहिए। ओके, अगर आपका कोई बेटा या पोता या पड़पोता ये सब हैं तो आप किसी मेल चाइल्ड को फिर अडॉप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इफ द अडॉप्शन इज ऑफ डॉटर। सिमिलर यही बात कि अगर आपकी बेटी, पहले से आपके पास कोई बेटी है, आप फिर से किसी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। अगर आपकी डॉटर है या सन्स डॉटर, यहाँ पर देखिए दो ही लिखे हैं केवल कि या तो आपकी बेटी है या आपकी पोती है ना, ये दो कोई आपके पास हैं या तो ब्लड रिलेशन से या अडॉप्शन से, तो आप किसी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। थर्ड इज इफ द अडॉप्शन इज बाय मेल एंड द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज फीमेल, देन एज गैप होना चाहिए 21 साल का। सिमिलर यही बात फोर्थ पॉइंट में है कि अगर अडॉप्शन किसी फीमेल के द्वारा हो रहा है एंड पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज मेल, देन ऑल्सो एज गैप होना चाहिए 21 साल का। इन दोनों पॉइंट्स को समझें कि अगर बहुत इजी है कि अगर आपने अपोजिट सेक्स में अडॉप्ट करना है, कि सपोज मैं फीमेल हूँ, मुझे किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना है एज अ सन, तो मेरे और उस बच्चे के बीच में 21 साल का अंतर होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप मेल हैं और आप किसी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं एज योर डॉटर, तो आप में और आपकी बेटी में 21 साल का गैप होना चाहिए। देन सेम चाइल्ड कैन नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पर्सन्स। एक ही बच्चे को बार बार अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, 2 या 2 से ज़्यादा लोग ऐसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द चाइल्ड शुड बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन एडॉप्शन। यहाँ पर एक तरह से एडॉप्शन का प्रोसेस बताया गया है कि एसेंशियल कंडीशंस तो हम समझ गए, लेकिन एडॉप्शन कैसे होगा। तो एक्चुअली उस बच्चे को दिया जाएगा बाय द पेरेंट्स, जो उसके एक्चुअल पेरेंट्स हैं, जहाँ उसका बर्थ हुआ है, तो वो फैमिली ऑफ बर्थ उस बच्चे को देगी टू द अदर पर्सन, जो अडॉप्शन करना चाहते हैं उन्हें बच्चा दिया जाएगा। ठीक है, एक तरह से ट्रांसफर उस बच्चे का होगा। एंड यहाँ पर एक प्रोवाइजो आता है दैट द सेरेमनी ऑफ दत्ता होमम इज नॉट एसेंशियल। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में कि क्या जो दत्ता होमम की सेरेमनी है, ये एक ऐसी सेरेमनी जो कि पहले होती थी एंशिएंट टाइम्स में, तो क्या दत्ता होमम एक एसेंशियल कंडीशन है फॉर एडॉप्शन। तो आप बोलेंगे नहीं, दत्ता होमम की सेरेमनी ज़रूरी नहीं है, केवल क्या होगा उस बच्चे का ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, उसे एक्चुअली गिवन एंड टेकन उसका होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 12 दैट इज द इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन। अब देखिए सेक्शन 6 में आपने एसेंशियल्स पढ़ लिए थे और सेक्शन 6 से ही निकल करके आए हैं सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ तक आपने सेक्शन 6 में जो बेस बनाया उसी से सेक्शन 11 तक हमने सब कुछ समझा, पढ़ा, सीखा। नेक्स्ट इज अब सेक्शन 12 से हम आगे देखेंगे कि एडॉप्शन का क्या इफेक्ट होगा, और एक तरह से कुछ मिसलिनियस से सेक्शंस हैं। सो सेक्शन 12 इज इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन। अब एडॉप्शन हो गया तो एडॉप्शन का क्या इफेक्ट होगा कि जो वो बच्चा है, अब वो उसके एडॉप्टिव फादर और जो मदर हैं
उनका ही एक्चुअल चाइल्ड ट्रीट किया जाएगा, कि जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया है, जो उसके अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर हैं, ऐसा माना जाएगा कि वही उसके एक्चुअल पेरेंट्स हैं। और जिन्होंने उसे अडॉप्शन में दिया है मीन्स जो एक्चुअल फैमिली है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, वहाँ से उसके जो सारे रिश्ते नाते हैं वो सब कुछ एक तरह से सीवियर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और अब जो नई फैमिली है जहाँ पर अब वो आया है, उस फैमिली में उसके सारे राइट्स, उसके सारे रिलेशंस अब वहाँ पर क्रिएट होंगे। बट इस बात के भी कुछ प्रोवाइजो हैं कि द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी वन इन द फैमिली ऑफ हिज बर्थ, कि ऊपर तो हमने पढ़ा कि जो उसकी ओरिजिनल फैमिली है जहाँ पर उसका जन्म हुआ है वहाँ से उसके सारे रिश्ते खत्म हो गए, बट स्टिल अभी भी वो ऐसे कोई पर्सन से शादी नहीं कर सकता जो कि उसकी फैमिली ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो। मीन्स सपोज जो वो बच्चा है जिसको एडॉप्शन में दिया जा रहा है, तो उसके जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं जहाँ उसका जन्म हुआ, उन पेरेंट्स के साथ ही एक लड़की भी उनकी थी। मीन्स इस चाइल्ड की अगर कोई बहन थी, है ना, तो चाइल्ड को तो दे दिया गया एडॉप्शन में, बट इसकी जो बहन है वो अभी भी फैमिली ऑफ बर्थ में ही है। तो ये अपनी उस बहन से, जो इसकी पुरानी वाली जो ओरिजिनल फैमिली है वहाँ पर जो इसकी बहन है, उस बहन से अभी भी शादी नहीं कर सकता। भले ही हमने ऊपर अभी पढ़ा कि इसके जो पुराने सारे रिश्ते हैं वो ख़त्म हो गए, बट स्टिल जो इसके फैमिली, जो ओरिजिनल फैमिली है, उसमें ये शादी नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज, अगर कोई प्रॉपर्टी इसको मिली थी इन द फैमिली ऑफ बर्थ, तो वो प्रॉपर्टी अभी भी इसकी रहेगी, वो उस प्रॉपर्टी का राइट इसका खत्म नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 13, राइट्स ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब सेक्शन 13 ये कहता है कि जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, जिन्होंने उस बच्चे को एडॉप्ट किया है, जो फादर और मदर हैं, वो अभी भी अपनी प्रॉपर्टी को जैसे चाहे वैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उनका कोई राइट अफेक्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 14, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर। कैसे डिटर्मिन करें कि एडॉप्टिव मदर कौन है? तो ये भी बहुत सिंपल है। इन सभी को आप देखिए ऐसे सिचुएशन वाइज समझें कि अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। क्या सिचुएशन, कि अगर एक हिंदू अडॉप्ट करता है किसी चाइल्ड को, एक हिंदू मेल उसने अडॉप्ट करा किसी बच्चे को, तो जो उसकी पत्नी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, एडॉप्टिव मदर हो जाएगी। कुछ इसमें रटने वाला, याद करने वाला है ही नहीं बात, है ना। अगर एक से ज़्यादा उसकी पत्नियां थी तो जो सीनियर मोस्ट पत्नी होगी वो एडॉप्टिव मदर होगी, और उसके अलावा जो बची हुई पत्नियां हैं वो स्टेप मदर्स होंगी। नेक्स्ट इज, अब ये तो बात हुई मैरिड मेल की, कि अगर जो मैरिड बंदा है उसने ऐसे किया तो क्या होगा। नेक्स्ट इज, अगर कोई विडोअर मीन्स उसकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो चुकी है, या बैचलर मीन्स अनमैरिड वो बंदा है, उसने किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया है और अडॉप्ट करने के बाद वो शादी कर लेता है, तो अब जो उसकी पत्नी है वो क्या होंगी, स्टेप मदर होंगी। इस पॉइंट को बहुत याद रखें क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो भी अडॉप्टिव मदर होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइल्ड को पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया था और बाद में शादी की गई है। तो जो बाद में शादी करने के बाद जो ये वाइफ हैं ये स्टेप मदर होंगी। सिमिलरली अनमैरिड वुमेन के केस में, कि अगर कोई अनमैरिड वुमेन या कोई विडो किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है और उसके बाद वो शादी करती है, तो जो अब उसका हस्बैंड है वो स्टेप फादर होगा, है ना। और अगर ये पहले से ही मैरिड होती, जिस समय आप बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर उस समय ही आप मैरिड हैं, तो जो वाइफ हैं वो फिर एडॉप्टिव मदर होती। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 15, दैट वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल्ड। एक बार अगर कोई अडॉप्शन किया गया है और वो वैलिड अडॉप्शन है, मीन्स सेक्शन कैसे डिटरमिन करेंगे कि वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन की तरह आप समझें कि वैलिड अडॉप्शन है मीन्स सेक्शन 6 की जो सारी कंडीशंस हैं वो अगर फुलफिल हो रही हैं तो एडॉप्शन वैलिड होगा, और अगर ऐसा एडॉप्शन वैलिड है तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता।
एक बार अगर आपने किसी पर्सन को, किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो इस अडॉप्शन को कैंसिल करता हूँ। ऐसा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज सेक्शन 16, presumption as to the registered documents related to adoption। एडॉप्शन से रिलेटेड अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कैसे प्रिजम्पशन है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा कि वो एडॉप्शन पूरी तरह से इस एक्ट की जो भी सारी कंडीशंस हैं, जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए ही ये एडॉप्शन किया गया होगा, मीन्स वो एडॉप्शन वैलिड मानेगा कोर्ट। सो द प्रिजम्पशन हेयर इज शैल प्रिज्यूम। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, या वो कंक्लूसिव प्रूफ है, तो याद रखेंगे शैल प्रिज्यूम। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 17, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। अब देखिए, एडॉप्शन एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास चाइल्ड नहीं है, यूजुअली यही है कि आपके पास चाइल्ड नहीं है तो आप किसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब इसे एक तरह से एक कमर्शलाइज ना कर दिया जाए या इसको एक धंधा ना बना दिया जाए, इसलिए सेक्शन 17 प्रोहिबिट करता है कि किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं चलेगा। भाई, आप किसी चाइल्ड को एडॉप्शन में दे रहे हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि ठीक है मैं बच्चे को तो दे दूंगा लेकिन मुझे इसके बदले पैसे चाहिए, है ना। इस तरह से कोई पैसे या कोई भी अदर कंसिडरेशन आप नहीं मांग सकते, इसे प्रोहिबिट किया जा रहा है ताकि कमर्शलाइजेशन इस चीज़ का ना हो, इसे एक धंधा ना बना दिया जाए, है ना। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई लॉ बनाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ कन्फाइन करके सोचते हैं। जो लेजिस्लेटर है हमारे, जो लेजिस्लेशन है, वो बहुत दिमाग वहाँ पर लोगों के पास होता है, वो हर एक एस्पेक्ट से चीज़ों को समझते हैं। तो ये दूर की सोच है कि अगर सपोज हमने ठीक है एडॉप्शन को बता दिया, यहाँ पर प्रोविजंस बता दिए, बट अगर कोई पर्सन ऐसा करने लगे कि ठीक है मैं तुम्हें चाइल्ड देता हूँ बट मुझे इतने पैसे दो या ये ज़मीन मेरे नाम कर दो, तो ऐसे तो बहुत गलत हो जाएगा उस बच्चे के लिए भी और पूरे सोसाइटी के लिए भी। तो इसीलिए सेक्शन 17 क्या कहता है कि एडॉप्शन के कंसिडरेशन में कोई पेमेंट्स भी यहाँ पर आप नहीं मांग सकते। ओके, और अगर आप मांगते हैं फिर भी, अगर आपने ऐसी गुस्ताखी करी, आपने कोई एडॉप्शन के उसमें कंसिडरेशन रिसीव करी, तो आपको सज़ा हो सकती है कितनी, 6 महीने तक की, है ना। इम्प्रीजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 6 मंथ्स, या फाइन हो सकता है, या दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं कि आपके फाइन भी लगाया जाए और 6 महीने तक की सज़ा भी आपको दी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट इज नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन विदाउट द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और एनी पर्सन ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, कि किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर सेक्शन 17 के अंदर कोई एक्शन लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन पहले लेनी होगी, या कोई ऐसा पर्सन जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी हो उसकी परमिशन लेने के बाद ही सेक्शन 17 के अंदर हम उस पर्सन के अगेंस्ट ये सब कार्रवाई जो है वो ये कर सकते हैं। ओके, सो ये हुआ आपका सेक्शन 17, that is regarding prohibition of payments। so देखिए, यहाँ तक हमने प्रोविजंस पढ़े रिगार्डिंग एडॉप्शन, तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर कोई डाउट आपको रहा हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पर लिखें अपना क्वेश्चन। कोई भी डाउट है, कोई प्रोविज़न आपको समझ नहीं आया, या आप दोबारा से भी वीडियो देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक बार देखा, समझ आ गया, बंद करके रख दिया। अगर आप एक बार देखने के बाद, पॉइंट्स पढ़ने के बाद फिर से बैरेक्ट पढ़ते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, और अगर देखिए आपको हमारे ये एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद हुई है, तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं ताकि हम समझ सकें कि हमारे एफर्ट्स आपके लिए यूज़फुल हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, अपने कोई क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं, आपका जो भी फीडबैक है वो आप हमें दे सकते हैं। अगर आपको लगा कि वीडियो हेल्पफुल है, दूसरे लोगों को भी देखनी चाहिए, आप तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि देखिए, अभी इस वीडियो में हमने केवल एडॉप्शन पढ़ा है ना, सिर्फ एडॉप्शन तक ही तो पढ़ा है, सेक्शन 17 तक।
अभी मेंटेनेंस भी आगे हम पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो कब आएगा इसके लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा। जिस तरह से मैंने बीच बीच में आपको बताया कि ये पॉइंट आप मार्क करें, यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सभी कुछ आप अपने बैरेक्ट में मार्क करते चलें। जहाँ जहाँ मैंने पी बोला दैट इज़ फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए भी यही चीज़ें हैं कि आपसे शॉर्ट नोट्स कई बार पूछे जाते हैं या एसेंशियल कंडीशंस पूछी जाती हैं, तो वो आप ज़रूर समझें और याद करें, लिख करके देखें। बहुत से तरीके हैं पढ़ने के, तो अपनी तैयारी को बूस्ट अप करते रहें, लगे रहें, मेहनत करें और मेहनत आपकी ज़रूर एक दिन सफल होगी। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।